दिसंबर के पहले हफ्ते में होगा निवेशक सम्मेलन। जुलाई से देश विदेश में शुरू होंगे रोड शो। मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का मामला। पर्यटन मंत्री ने दिए जांच के आदेश का। 4 धाम के तीर्थों पर विवाद खड़ा करना उचित नहीं। मॉनसून से पहले सरकार ने शुरू की तैयारी। जोशीमठ में बना संयुक्त कंट्रोल रूम। देहरादून के कॉलेजों में प्रवेश के लिए 24 जून तक होंगे समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण। बनाई गई हेल्प डेस्क। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 72 प्राइवेट कॉलेजों की समृद्धता पर लटकी तलवार। अगले साल से समृद्ध करने का निर्णय। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट। 25 जून से पहले पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। 25 जून से पहले पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मैदानी इलाकों में भी तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 25 जून से पहले पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। और अगली खबर उत्तराखंड से, जहां पर लव जिहाद के साथ ही धर्मांतरण कराने के प्रयास का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि युवक ने युवती को पहले प्यार के झांसे में फंसाया। इसके बाद उसे धर्म परिवर्तन के लिए पिता पुत्र उकसा रहे थे। मामले की जानकारी पर युवती के परिजनों ने इसकी शिकायत श्रीनगर कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया है। एक शिकायत आई थी हमारे थाना श्रीनगर पे, जिसका आधार पर जो एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि एक मेरी लड़की जो है वो विशेष समुदाय की एक लड़की है और एक विशेष समुदाय का लड़का है। उस लड़की की दोस्त है वो, और वो जो लड़का विशेष समुदाय का, उसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा, जो इसके सहेली के द्वारा जो है इसको जो है इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षित करने, तो इसे हिजाब पहनना, नमाज कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए उसको आकर्षित किया गया। और इस लड़के को जो है, इनके पिताजी को भी, इनको जो है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन देहरादून से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सावलदे पश्चिम क्षेत्र में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर में शव मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त गांव में रहने वाली 45 वर्षीय सोमवती नामक महिला का शव उसी के घर में एक कमरे में उसके पति व पुत्र ने देखा, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तत्काल ही इसकी जानकारी पुलिस को दी। कोतवाल ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। मैं यार 112 डायल 11 को हमें सूचना मिली थी कि एक सावलदी में एक महिला का शव घर के अंदर है। तो मौके पुलिस द्वारा शव को जाकर
अपने कब्जे में लिया गया है। मम्मी के साथ मेरा ऐसा हुआ, मैं बाहर सो रखा था बिस्तर पर अपने, वहीं सोता था मम्मी के अपनी। तो बाहर ये गए, जो मम्मी थी जिसके साथ बैठी गई रहती थी, वो बोले मेरे से, मनोज उठ तो तेरी मम्मी को क्या हो गया देख। तो गया मैं मम्मी को, तो इतने में ठंडी सुन पड़ गई थी। उसके बाद फिर पता नहीं इन्होंने कह रहे यहाँ रस्सी काटी मैंने गले में से। फिर रात के 12:30 बजे उठाया मुझे उन्होंने। राजधानी देहरादून में शहर को स्मार्ट बनाने के लिए चल रहे स्मार्ट सिटी के काम लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। बरसात की पहली और हल्की बारिश ने ही स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोलकर रख दी। पहली बारिश में ही सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। जगह जगह खोदी गई सड़क किसी खेत से कम नहीं लगती। आलम यह है कि लोग उसमें चल भी नहीं पा रहे। जनता की परेशानियों को देखते हुए देहरादून मेयर और राजपुर रोड विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की। विधायक खजान दास ने तमाम खामियां गिनाते हुए एक एक काम के पूरे होने का समय पूछना शुरू कर दिया। और जैसे ही उनको पहला जवाब मिला कि बस एक हफ्ते में काम हो जाएगा, तो विधायक बिफर पड़े। बोले 2 साल हो गए 7 दिन सुनते सुनते, लेकिन ये 7 दिन कब आएंगे कोई बताएगा, या फिर स्मार्ट सिटी के गड्ढे ही खोदते रहेंगे? और कोई इन गड्ढों में गिरा तो जवाबदेही किसकी होगी? इतना ही नहीं, विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी से जुड़े अधिकारियों से यह भी कहा कि कुछ तो स्मार्ट बनकर दिखाओ, ताकि जनता को यह पता चले कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होना क्या है। बहरहाल प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुरे हाल के बाद राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में शहर को स्मार्ट बनाने के लिए चल रहे स्मार्ट सिटी के काम लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। बरसात की पहली हल्की बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि पहली बारिश में ही सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। पहली बारिश ने ही स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह खोदी गई सड़क किसी खेत से कम नहीं लग रही है। आलम यह है कि लोग इसमें चल भी नहीं पा रहे। जनता की परेशानियों को देखते हुए देहरादून मेयर और राजपुर रोड विधायक ने अधिकारियों संग बैठक की। विधायक खजान दास ने तमाम खामियां गिनाते हुए एक एक काम के पूरे होने का समय पूछना शुरू कर दिया। जैसे ही उनको पहला जवाब मिला कि बस एक हफ्ते में काम हो जाएगा, तो विधायक बिफर पड़े। बोले 2 साल हो गए 7 दिन सुनते सुनते हो गए, लेकिन ये 7 दिन कब आएंगे कोई बताएगा, या फिर स्मार्ट सिटी के गड्ढे ही खोदते रहोगे और कोई इन गड्ढों में गिरा तो कौन जवाबदेह होगा? वहीं सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बीच बचाव की तैयारियों में जुट गया है। ये जो महानगर पालिका के अंदर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, बहुत प्रगति से चल रहा है और देहरादून को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। और देहरादून में पार्क बने हैं, देहरादून में सिविल लाइनें बनी हैं, बिछ भी रही हैं, सड़कें पहले से बेहतर और सुंदर बनी हुई हैं। जगह जगह काम हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है और आम जनमानस इस बात को देख भी रहा है, समझ भी रहा है और सब लोग सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत स्मार्ट स्कूल, ई कलेक्ट्रेट, कमांड सेंटर जैसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जो कि पूरे हो चुके हैं। जबकि सीवरेज लाइन, स्मार्ट टॉयलेट, दून लाइब्रेरी, पेयजल आपूर्ति, पलटन बाजार, सौंदर्यीकरण, स्मार्ट पोल लगाने जैसे अनगिनत काम अभी अधूरे चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई बार अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई, हालांकि कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। वहीं विपक्षी दलों ने स्मार्ट सिटी के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। उनकी जनता को छलने का काम आपने किया है। शहर तो स्मार्ट नहीं बना, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर स्मार्ट होने का तमंगा लेकर के आ गए। निश्चित तौर पर देखिए, इस प्रकार की राजनीति इस शहर के अंदर हो रही है, ये भ्रष्टाचार के कारण हो रही है। कई बार हम इस पर जांच की मांग कर चुके हैं और इसका कारण स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। कौन सा है जो स्मार्ट बनाओ, कौन सा पार्क है पूरे देहरादून में घूम के दिखा दो। ये फ्लाईओवर बन गया स्मार्ट सिटी के तहत, ये पार्क बने स्मार्ट सिटी के तहत, या कोई और व्यवस्था, अच्छा अस्पताल बना दिया हो या अच्छा कोई स्कूल बन गया हो, तो हम कह सकते हैं कि देहरादून स्मार्ट बना। अभी तो बंदर बांट हो रही है, लूट हो रही है। अधिकारी केवल पैसों को
किनारे लगाने का काम कर रहे हैं। आप कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी से जनता को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन देहरादून में इस परियोजना के तहत चल रहे कार्य लोगों को सुविधा देने के बजाय उनकी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। टूटी सड़कें आए दिन हादसों को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं भाजपा के ही मंत्री विधायक इस परियोजना के तहत चल रहे कार्यों पर ही बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे बड़ी समस्या सरकार के सामने ये भी है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी देहरादून के बजट में कटौती करते हुए बजट को आधा कर दिया। 1000 करोड़ की परियोजना का बजट घटकर अब 550 करोड़ रुपए रह गया है। ऐसे में सरकार कैसे स्मार्ट सिटी का सपना साकार कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जनजाति आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षता लीलावती राणा के प्रथम बार सितारगंज पहुंचने पर एमपी चौक पर भव्य स्वागत हुआ। महिला मोर्चा की महिलाओं ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सुमन रॉय के नेतृत्व में कार्यवाहक अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को दोपहर अचानक जनजाति आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष लीलावती राणा एमपी चौक के निकट राजनिवास पर पहुंची, जहां उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सुमन रॉय ने महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुमन रॉय ने कार्यवाहक अध्यक्ष का तिलक लगाकर शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान स्वागत में स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। स्वागत समारोह के दौरान जनजाति आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष लीलावती राणा ने बताया कि सरकार जनजातियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनजातियों से जुड़े जो भी मामले होंगे वो सरकार के समक्ष रखकर उनका निराकरण कराया जाएगा। जी, मुझे उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यवाही अध्यक्ष बनाया है और मैं जो भी एसटी के महिलाओं के या पुरुष के या भाइयों की जो भी समस्याएं होंगी, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं तो उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाना होता है। और जो भी किसी चीज़ से तीव्र होती है और कोई भी अगर शासन प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुना जाता है या उनके केस उसको नहीं दर्ज किया जाता है, उनको केस भी दर्ज कराते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। और मुझे सरकार ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्यपाल के द्वारा मुझे नामित किया गया है, जो मैं उत्तराखंड की एक समूची जनजाति की और जनजाति आयोग की अध्यक्ष बनाया है। मैं माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के बनाए हुए और उनके कर्तव्यों का पालन करूंगी और जहां तक जितनी भी जनजाति की जो भी समस्या है उनका समाधान करूंगी। महिला के नाते हम लोगों को इतनी मन में हर्षोल्लास था कि इधर से निकल रही थी। जैसे हमें जानकारी हुआ, हमारी महिला मोर्चा सब एकत्रित हुई और फूल मालाओं से बम्पर स्वागत की हैं। आयोग का मतलब ये होता है कि आयोग में सुनवाई होती ही होती है। अब जनजाति की कुछ लोग दबे कुचले लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, नहीं सरकार तक बात पहुंचा पाते हैं, तो इनकी बात अच्छी से सुनवाई होगी और पुलिस भी कार्रवाई करेगी। डीएम एसडीएम सब लोग सक्रियता से बात सुनेंगे। मैं बाल आयोग की सदस्य उत्तराखंड सरकार में सुमन रही हूँ और बच्चों की भी समस्याएं जैसी कहीं भी होता है तो मैं भी रखती हूँ, बड़े उससे सुना जाता है और सबका एक तरफ से धामी जी के और मोदी जी के सहयोग से सबका सुनवाई होता है, सबका मतलब उनके उस पर निर्णय लिया जाता है। हल्द्वानी में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को अंधेरे से उजाले में लेकर आई है। आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई राह पहुंची है। उन्होंने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अभी और कई ऐसे फैसले केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने हैं जिससे देश की जनता को बड़ी राहत होगी। ऐसा कभी नहीं, पूरे देश के हर परिवार को नई पाइपलाइन और नया कनेक्शन। और आज की प्रेस को संबोधित करने के लिए मैं ये प्रेस जो है माननीय विधायक जी को सौंपता हूँ। माननीय विधायक, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं इन 9 वर्षों में, बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। उनको सामान्य परिवार तक पहुंचाने का काम इस महीने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग तरीके हैं। महासंपर्क अभियान भी है। 20 तारीख से 30 तारीख तक हम डोर टू डोर जाके हम काम कर रहे हैं। अभी मैं गाँव में जाके ही आया हूँ। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने लोगों को कहा ऐसे जाओ। हमने विशिष्ट लोगों से मिलने का, रिटायर्ड लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनसे मिलने का काम किया है, तो उसके माध्यम से हमने किया है।
तो सब मिलाकर के मोदी जी के कामों को जन जन तक पहुंचाने का फैसला इस महीने में हमने किया है और उसको बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनता का रिस्पांस आदरणीय मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे लिए सुखद बात यह है कि हमारे सचिव मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बीच जो अच्छा तालमेल है, तो डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड के लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उच्च न्यायालय की सड़कों को जाम मुक्त करने के निर्देश के अनुपालन में नैनीताल पुलिस ने नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में खड़े जाम का सबब बने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। नैनीताल पुलिस ने चालानी कार्रवाई करने के साथ ही वाहनों को टोइंग वैन से पुलिस लाइन पार्किंग ले जाया गया, जहां उच्च न्यायालय ने पर्यटकों की सुविधा और नगर को जाम मुक्त अभियान के तहत सड़कों में जहां तहां खड़े कई वाहनों को हटाने के निर्देश भी दिए थे। देखिए, जो गाड़ियां रोड किनारे खड़ी हुई हैं, इनकी वजह से यातायात बाधित होता है, तो उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशन में इन गाड़ियों को यहां से हटवाया जा रहा है। और इसी क्रम में हमने आज ये थाना तल्लीताल क्षेत्र अंतर्गत 4 गाड़ियों को हमने हमारे द्वारा टो करके दूसरी जगह लेकर जाकर के रखा गया है इनमें। और जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके चालान किए जा रहे हैं और कुछ लोगों ने अपने आप भी गाड़ियों को हटा लिया है। और जो भी गाड़ी अब रोड पे खड़ी होगी उसका प्रॉपर जो विधि कार्रवाई है, उस पर प्रॉपर विधि कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा सभी जो वाहन स्वामी हैं जो रोड किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग की जगह ढूंढ लें, अन्यथा फिर विधिक कार्रवाई उन पर की जाएगी। लक्सर की खानपुर थाना पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम अभिषेक, बंटी और नीरज हैं। तीनों ही आरोपी हरिद्वार के रावली महदूद गांव में किराए के मकान में रहते हैं और बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। खास बात तो यह है कि बरामद की गई सभी मोटरसाइकिल हीरो कंपनी के स्प्लेंडर मॉडल है। आरोपियों ने हरिद्वार जिले से ही सभी मोटरसाइकिल चुराई थी। हरिद्वार जिले में अलग अलग जगह से मोटरसाइकिल चोरी करके बेचने का काम करते हैं। आरोपियों के कब्जे से जो 10 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है, उनमें से 6 मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे हरिद्वार के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बताते हैं, जहां पर 39 जिला सहकारी बैंकों में चुनाव आज होगा। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें, 39 जिला सहकारी बैंकों में चुनाव आज। बीजेपी ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और अधिकांश जिलों में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो अधिकांश जिलों में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी घोषित किए गए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव निदेशक मंडल के ही उसमें होगा और निदेशक मंडल में अधिकांश जगह बीजेपी के सदस्य जीते। ये बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता दें। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर में चुनाव, तो इन सभी जगहों पर चुनाव की बात सामने आई है। और मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा में भी आज ही चुनाव होगा। ये बड़ी जानकारी। अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज में भी चुनाव होने की बात सामने आई है। इन सभी जगहों पर आपको हम बता रहे हैं क्या चुनाव होगा। इसके साथ ही आगरा, मैनपुरी, मथुरा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत में चुनाव होगा और शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, बांदा, हमीरपुर में आज चुनाव होगा। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर नगर में भी चुनाव होगा। बड़ी जानकारी। इलाहाबाद, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, अमेठी, मिर्जापुर में होगा चुनाव। और जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर नगर, इन सभी जगहों पर चुनाव होगा। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। इलाहाबाद, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, अमेठी, मिर्जापुर, इन सभी जगहों पर चुनाव होगा। गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर में भी आज ही चुनाव होगा। ये सभी जगह सामने आई हैं जहां पर आज होगा चुनाव। और लखनऊ से वीरेंद्र प्रताप सिंह का नाम सामने आया है। लखनऊ से वीरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। अहम खबर, 39 जिला सहकारी बैंकों में आज चुनाव। बीजेपी ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। अधिकांश जिलों में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव निदेशक मंडल के सदस्य करेंगे। निदेशक मंडल में अधिकांश जगह बीजेपी के सदस्य जीते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि
मुजफ्फरनगर, शामली, सहर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, इन सभी जगहों पर आज चुनाव होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का ये दौरा काफी खास है क्योंकि पीएम मोदी ने इस खास मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात की और उनको तोहफे दिए हैं। पीएम मोदी के द्वारा दिया गया ये तोहफा काफी खास है और उत्तराखंड के लिए तो ये गर्व का प्रतीक बन गया है। पीएम मोदी ने जो 10 दान राशि अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भेंट किए, उनमें उत्तराखंड का लंबे दाने वाला चावल भी शामिल रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को धान्य दान के रूप में उत्तराखंड में उत्पन्न होने वाले लंबे चावल भेंट करने पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद प्रकट किया है। और सीएम धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध लंबे दाने के चावलों को अमेरिका के राष्ट्रपति जी को उपहार स्वरूप भेंट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है और आज उन्होंने उत्तराखंड के किसानों और समस्त प्रदेशवासियों को गौरवान्वित महसूस कराते हुए देवभूमि में उत्पादित लंबे चावल व उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। और खबर उत्तराखंड में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।